साल 1972, तारीख थी 12 अक्टूबर। उरुग्वे की राजधानी से एक छोटा चार्टर्ड विमान रवाना हुआ। गंतव्य था चिली की राजधानी सैंटियागो। उस विमान में कुल 45 लोग सवार थे। इनमें से 19 युवा रग्बी खिलाड़ी थे। उरुग्वे के मशहूर क्रिश्चियन ब्रदर्स स्कूल की टीम के सदस्य। उनके साथ थे उनके परिवार और कुछ दोस्त। हर साल की तरह इस बार भी वे एक फ्रेंडली रग्बी मैच खेलने जा रहे थे। पर यह यात्रा केवल खेल भर नहीं थी, यह एक छुट्टी की तरह भी थी, एक साथ बिताए जाने वाला खास समय। लेकिन यह विमान कोई आम पैसेंजर फ्लाइट नहीं था, यह एक सैन्य विमान था, फेयरचाइल्ड FH-27D, जिसे उरुग्वे एयरफोर्स आम लोगों को किराए पर देती थी क्योंकि सैन्य बजट सीमित था। उड़ान का नेतृत्व कर रहे थे कप्तान फेराडो, एक बेहद अनुभवी पायलट जिनके पास 5,000 से ज्यादा उड़ान घंटे का अनुभव था। उनके साथ थे को पायलट लघवारा, जो अभी एंडीज के जटिल मार्गों में प्रशिक्षण ले रहे थे। फ्लाइट की शुरुआत सामान्य रही। सभी यात्री आराम से बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, कुछ तो हंसी मजाक में व्यस्त थे। लेकिन जब विमान एंडीज पर्वत श्रृंखला के करीब पहुंचा, मौसम अचानक खराब होने लगा। स्थिति इतनी बिगड़ी कि उन्हें अर्जेंटीना के मेंडोसा शहर में रात गुजारनी पड़ी। यह देरी किसी को बोझ नहीं लगी, बल्कि यात्रियों ने इसे और भी मजेदार बना दिया। कुछ लोगों ने वाइन खरीदी, कुछ ने तस्वीरें खींची। वे नहीं जानते थे कि यह सुखद पल आगे आने वाली भीषण परीक्षा से पहले की आखिरी राहत थी। 13 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:15 पर मौसम साफ होने पर विमान ने फिर से उड़ान भरी। आसमान नीला था, उम्मीदें मजबूत थीं, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। उड़ान की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, मौसम साफ था, दिल हल्के और चेहरे पर मुस्कानें। लेकिन जिस दिशा में विमान बढ़ रहा था, वह कोई साधारण रास्ता नहीं था, वह था एंडीज पर्वतों का दुर्गम क्षेत्र। ये पहाड़ दुनिया के सबसे कठिन और खतरनाक इलाकों में गिने जाते हैं। ऊंचाइयों के बीच उड़ते हुए विमान अब उस बिंदु की ओर बढ़ रहा था जहां केवल अनुभव और सतर्कता ही काम आते हैं। जैसे ही विमान एंडीज की ऊंचाइयों में पहुंचा, पायलट और को पायलट पूरी तरह चौकस हो गए। उन्हें पता था कि उनके विमान की अधिकतम ऊंचाई 22,500 फीट है, जबकि कुछ चोटी इससे भी ऊंची करीब 22,800 फीट तक थीं। यानी जरा सी चूक भी जानलेवा हो सकती थी। दोपहर 3:24 हुए थे। को पायलट लेग्वारा को यह अभ्यास सौंपा गया कि वे विमान को एक तंग रास्ते नशोने पास से निकालें। उन्होंने सोचा कि वे सैंटियागो के नजदीक पहुंच चुके हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर अनुमान जताया कि सिर्फ 8 मिनट में विमान गंतव्य पर पहुंच जाएगा। उसी अंदाजे पर उन्होंने 10,000 फीट तक नीचे उतरने की अनुमति मांगी। यहीं हुई एक भारी चूक। दरअसल वे सैंटियागो से बहुत दूर थे। नीचे उतरते ही विमान घने बादलों और तेज हवाओं में फंस गया। दृश्यता लगभग समाप्त हो गई और टर्बुलेंस ने विमान को झकझोर दिया। हालांकि यात्रियों में से कई, विशेषकर रग्बी खिलाड़ी, इसे हल्के में ले रहे थे, जैसे यह कोई मजाक हो। वे हंसी मजाक में व्यस्त थे, शायद तनाव को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी कॉकपिट में सायरन बज उठे। पायलटों के चेहरों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। रडार पर एक बड़ा पहाड़ बादलों में छुपा दिखा। वे उसके बेहद करीब थे। कैप्टन फेराडो ने विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया था। बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक तेज झटका और फिर एक जोरदार टकराव। एंडीज की खामोश और ठंडी पहाड़ियों में उस दिन एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। विमान का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकराया और सीधा टूटकर अलग हो गया। जो यात्री उस हिस्से में थे, वे अपनी सीटों सहित बाहर जा गिरे। ठंडी सफेद मौत की गोद में वो नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इसके तुरंत बाद एक और टक्कर हुई। इस बार विमान का बायां पंख भी टूट गया। अब विमान में कोई दिशा नहीं थी, कोई संतुलन नहीं था। वह एक खुले बर्फीले ग्लेशियर पर तेजी से फिसलता चला गया, लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक मौत बन चुकी मशीन की तरह। वह कई बार उछला, टकराया और आखिरकार एक ढलान पर आकर रुक गया। लेकिन जब वह रुका तो चारों ओर सिर्फ बिखरे हुए हिस्से बचे थे, मलबा, चिल्लाहटें और अनजाना सन्नाटा। पर चमत्कार यही था कि इस भीषण दुर्घटना के बाद भी 45 में से
33 लोग जिंदा थे, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू हुई थी। जब बचे हुए यात्री धीरे धीरे होश में आए और मलबे से बाहर निकले, तो उन्हें पहली बार असलियत का सामना करना पड़ा। वे एक बर्फ से ढकी वीरान घाटी में थे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ऊंचे पहाड़, हड्डियां जमा देने वाली हवा और कहीं कोई इंसानी हलचल नहीं। जो कपड़े उनके शरीर पर थे वे हल्के और पतले थे, जिन्हें उन्होंने गर्म मौसम के हिसाब से पहना था। किसी के पास कोट नहीं, दस्ताने नहीं, टोपी नहीं, और तापमान -30 डिग्री के करीब। कई लोग गंभीर रूप से घायल थे, किसी की हड्डियां टूटी थीं, किसी के सिर से खून बह रहा था, और कुछ अब भी अपनी सीटों में जड़ हो चुके थे, दर्द, सदमे और डर के कारण। कुछ लोग अपनों की तलाश में मलबे के टुकड़ों को उलट पलट रहे थे। किसी की आंखें अपने भाई को खोज रही थीं, किसी की आवाज किसी दोस्त को पुकार रही थी, तो कुछ लोग बस वहीं बैठकर सन्न हो चुके थे, समझ नहीं पा रहे थे कि अभी जो घटा है वह सपना था या हकीकत। लेकिन यह एक बहुत ही कड़वी, बहुत ही डरावनी हकीकत थी। चारों तरफ बर्फ की चादर थी, ठंडी हवाओं की सनसनाहट और एक गूंज दर्द से कराहते लोगों की। पर उसी मलबे के बीच दो युवा चेहरों में एक अलग सी जागरूकता थी। ये थे रॉबर्टो कैंसा और गुस्तावो जर्बन, मेडिकल के छात्र। अब इन पहाड़ों के बीच बचे लोगों की आखिरी उम्मीद। उनके पास न दवाइयां थीं, न औजार, लेकिन थे हाथ, थे हौसले। उन्होंने कपड़ों के टुकड़ों को फाड़कर पट्टियां बनाई, टूटी हुई हड्डियों को विमान की सीटों के ढांचे से सहारा दिया, और सबसे पहले यही तय किया कि कौन सबसे ज्यादा खतरे में है। मलबे में पड़ा एक युवक, फर्नांडो पराडो, बिल्कुल निःशब्द था। सिर में गहरी चोट, आंखें बंद, सांसें धीमी। कैंसा और जर्बन को शक था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे हर धड़कन, हर सांस को पकड़ने की कोशिश में लगे रहे। इस बीच कुछ अन्य बच्चे लोग बाहर निकले, ये जानने के लिए कि कोई मदद मिल सकती है क्या। लेकिन वहां मदद नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी, और वो ये कि विमान का पिछला हिस्सा, जिसमें खाना, कपड़े और जरूरी सामान था, हादसे में कहीं छूट चुका था, शायद गहरी खाई में जा गिरा था। वापसी पर उन्होंने जो बताया, उसने सबके चेहरों से रंग खींच लिया। अब उनके पास जो था वही उनका भविष्य था। मलबे के अंदर जो बचा था वह था 8 चॉकलेट बार, एक टिन मसल्स, एक छोटा जार जैम, मुट्ठी भर मूंगफली और खजूर, कुछ सूखे बेर और कुछ बोतल वाइन की 30 लोग, और ये चंद कण भर का राशन। एक सामूहिक निर्णय लिया गया कि अब हर निवाला साझा होगा, हर बूंद सबकी होगी। हर दिन भोजन को नाप तौल कर बहुत ही थोड़ी मात्रा में बांटा जाने लगा। प्यास बुझाने के लिए उन्होंने बर्फ को इकट्ठा किया और वाइन की खाली बोतलों में भरकर उसे धूप में पिघलाया। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन इससे बेहतर कुछ नहीं था। कई बार लोग सिर्फ एक घूंट पानी के लिए घंटों इंतजार करते रहे। हर गुजरता दिन अब एक संघर्ष बन गया था, भूख से, प्यास से, ठंड से, और सबसे ज्यादा उम्मीद टूटने के डर से। 13 अक्टूबर की शाम ढल रही थी, और साथ ही ढल रही थी इंसानी हिम्मत की पहली परत। जैसे जैसे सूरज छिपा, एंडीज की बर्फीली खामोशी ने अपनी असली क्रूरता दिखानी शुरू की। तापमान गिरने लगा, और गिरता ही गया, जैसे आसमान भी अब इन थके, घायल और कांपते लोगों का इम्तिहान लेना चाहता था। बचे हुए 33 लोग अब एक दूसरे से सटकर विमान के बचे कुचे खोल के अंदर घुस गए। सीटों के कुशन, बिखरे टुकड़े, कपड़े और मलबा, जो कुछ भी मिला उसे इकट्ठा करके उन्होंने विमान के खुले हिस्से को ढकने की कोशिश की, ताकि ठंडी हवाओं को रोका जा सके। लेकिन ठंड ठंड तो हड्डियों के पार जा रही थी। नींद तो दूर की बात थी, हर मिनट, हर घंटे बस एक लंबी पीड़ा थी। फिर भी सबके मन में एक उम्मीद थी, कल सुबह बचाव दल जरूर आएगा। उन्हें विश्वास था कि उरुग्वे और चिली की सरकारें इस दुर्घटना की खबर पा चुकी होंगी, और अब मदद बस आसमान से गिरने ही वाली है। पर अगली सुबह 14 अक्टूबर, जैसे ही सूरज निकला, हर नजर ऊपर उठी। लेकिन वहां सिर्फ नीला आकाश था, और कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई खोजी विमान नहीं, कोई मदद नहीं। सच ने धीरे धीरे सबकी आत्मा को जकड़ना शुरू कर दिया। हम यहां अकेले हैं,
जहां उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वह जगह इतनी ढलान पर और इतनी बर्फ में ढकी थी कि ऊपर से देखने पर वो महज एक सफेद छाया जैसी लगती। सूरज की तेज रोशनी बर्फ से टकराकर आंखों में ऐसी जलन पैदा कर रही थी कि कुछ लोगों को स्नो ब्लाइंडनेस हो गया। देखने की क्षमता धुंधली पड़ गई। भूख, ठंड और थकावट के बीच कुछ लोगों ने अब खुद को सक्रिय किया। उन्होंने अपने बैग टटोले, लिपस्टिक, नेल पॉलिश जैसे छोटे आइटम निकाले और विमान के ऊपर SOS लिखने की कोशिश की, ताकि अगर कोई विमान ऊपर से गुजरे तो मदद की पुकार दिखाई दे। उन्होंने बैग, कपड़े और अन्य सामान को बर्फ पर क्रॉस के आकार में सजाया, होपिंग किसी की नजर पड़े, लेकिन सामान भी सीमित था और कोशिश अधूरी रह गई। रात फिर आई और इस बार वो पहले से भी ज्यादा बेरहम थी। ठंड ने अपना काम किया। 5 और जिंदगियां उस रात बुझ गईं। उनकी सांसें खामोशी से थम गईं और बाकी बचे 28 लोग उन दोस्तों के शवों के बीच मौत को और करीब आता महसूस कर रहे थे। उनके आंसू अब जमने लगे थे और उम्मीदें भी। 15 अक्टूबर की सुबह थी। उम्मीद की जगह अब सच का बोझ था। कई रातें बीत चुकी थीं, मदद अब तक नहीं पहुंची थी। ठंड, भूख और मौत अब उनके रोज के साथी बन चुके थे। वो जान चुके थे कि इंतजार अब उनके हिस्से की मौत बन सकता है और इसी एहसास के साथ उन्होंने पहली बार महसूस किया, हमें अब खुद को बचाना होगा। हर दिन, हर क्षण भूख उनके जिस्म और मन दोनों को खा रही थी। वे छोटे-छोटे हिस्सों में बचे हुए खाने को छकते थे, कभी चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा, तो कभी वाइन की एक बूंद। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि शरीर अब भी सांस ले रहे थे, लेकिन भूख की तड़प कभी नहीं जाती थी। वो बस और गहरी हो जाती थी। 16 अक्टूबर, 3 दिन बीत चुके थे। तभी एक हलचल हुई। फर्नांडो पराडो, जो गंभीर चोट के कारण कोमा में था, होश में आया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा, लेकिन उसने आंखें खोलीं और पहली ही खबर जिसने उसकी आंखों में आंसू भर दिए, उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी और उसकी बहन सेसिलिया मौत के दरवाजे पर थी। वो भीतर से टूट गया, लेकिन एक भाई होने का फर्ज निभाया। उसने अपना खाना और पानी अपनी बहन को देना शुरू किया, हर दिन, हर घूंट। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। 8 दिन बाद उसकी बहन भी चुपचाप इस दुनिया से विदा ले गई। पराडो का दिल टूट चुका था, लेकिन कहीं गहराई में इस दर्द ने उसे एक नई आग दी थी। इसी दौरान जब भी कोई विमान ऊपर से उड़ता, वे सब दौड़ पड़ते, चिल्लाते, हाथ हिलाते। लेकिन बर्फ में दबे उनके प्लेन को ऊपर से देख पाना लगभग असंभव था। सफेद बर्फ के बीच एक सफेद मलबा, मानो प्रकृति ने उन्हें छिपा ही लिया हो। और फिर आया 21 अक्टूबर। दुर्घटना के 8 दिन बीत चुके थे जब किसी तरह एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो चालू हुआ। सभी उसे घेरे खड़े थे, सांस रोके हुए। उम्मीद थी कि अब कोई राहत की खबर मिलेगी, लेकिन जो सुना उसने सब कुछ तोड़ दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। सरकार और बचाव दल मान चुके थे कि कोई भी जीवित नहीं बचा। कुछ लोग वहीं बैठकर रोने लगे, चुपचाप, बेसहारा, टूटे हुए, जैसे अब जीने की वजह भी खो गई थी। लेकिन तभी पराडो की आंखों में कुछ बदल गया। अगर कोई हमें बचाने नहीं आ रहा, तो हम खुद उठेंगे, हम खुद चलेंगे, मौत की ओर नहीं, जिंदगी की तरफ। उसने बिना कुछ कहे एक फैसला ले लिया। अब सिर्फ इंतजार नहीं होगा, अब कार्य होगा। उसी रात चुपचाप उसने मलबे के पीछे देखा, दूरी का अंदाजा लगाया और एक योजना बनाने लगा। एक ऐसी योजना जो अब तक इंसानी इतिहास में साहस और जीवटता की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाली थी। हर दिन जैसे सालों के बराबर भारी, हर पल जैसे शरीर से जीवन का कतरा कतरा खींचता हुआ। वे अब भूख से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि भूख से टूट चुके थे। चेहरे गड्ढों में बदल चुके थे, हड्डियां बाहर झांक रही थीं और आत्मा शायद कभी की चुप हो चुकी थी। खाने को अब कुछ भी नहीं था, ना जानवर, ना पौधे, ना कीड़े, यहां तक कि चमड़े तक को चबाने पर उल्टियां होने लगी थीं। और तब रॉबर्टो कैंसा, वो युवा मेडिकल छात्र जिसका दिल इंसानियत से भरा था, अब जीवन और मृत्यु की रेखा के बीच खड़ा होकर एक अकल्पनीय प्रस्ताव लेकर आया। शायद अब हमें उन्हीं साथियों के शरीर से भोजन लेना होगा जो पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। कुछ पल सन्नाटा छा गया।
शब्द थम गए, सांसें रुक गईं। आंखों में भय था, हृदय में अपराध बोध। कैसे खाएं उन्हें जो कभी हमारे साथ बैठे थे, हंसे थे, रोए थे। फिर कैंसा ने कहा, अगर मैं मरूं और मेरा शरीर किसी की जान बचा सके तो ये बलिदान होगा, पाप नहीं। घंटों बहस चली, रातें बीतीं, पर अंततः जिंदगी की खातिर सबने एक फैसला किया, अगर कोई मरे तो उसका शरीर दूसरों की जिंदगी बन सके। कैंसा ने पहला कदम उठाया। एक छोटा सा टुकड़ा कांपते हाथों और भारी आत्मा से खाया। ना स्वाद था, ना भावना, बस एक निर्णय था कि मैं आज जिंदा रहना चाहता हूं। धीरे धीरे बाकी लोग भी आगे बढ़े, आंखों में आंसू, दिल में अपराध बोध, पर शरीर में फिर एक धीमी लौ, जिंदा रहने की। और जब लगा कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, एक रात जब वे विमान के मलबे में सिमटकर ठंड से लड़ रहे थे, अचानक बर्फ के नीचे से एक गड़गड़ाहट उठी और फिर हिमस्खलन। पूरी की पूरी बर्फ की परत उनके ऊपर टूट पड़ी। पल भर में सब अंधेरे में, सांसें घुटती हुईं, छाती से चिपकती बर्फ, और हर कोई सोच रहा था, क्या यही अंत है? 2 दिन तक बर्फ के नीचे बिना हवा, बिना रोशनी, केवल साहस की लौ जलती रही। वे चिल्लाए, खोदे, धकेले, रोए और अंततः एक सुरंग बनाकर बाहर निकल आए, जिन फिर 8 और साथियों ने दम तोड़ दिया। अब बस 19 लोग बचे थे। इन सब के बीच एक चेहरा अब भी उम्मीद की तरह चमक रहा था, फर्नांडो पराडो। वो चुपचाप बर्फीली चोटियों को देखता, नक्शा मन में बनाता, हर दिन सोचता, क्या यही हमारी मंजिल है या यहाँ से भाग निकलने का कोई रास्ता है? उसने ठान लिया, अगर मौत आनी है तो लड़ते हुए आए, अगर जिंदगी बच सकती है तो मैं कदम बढ़ाऊंगा, चाहे अंत मेरा ही क्यों ना हो। उसका हौसला अब बाकी 18 लोगों की ताकत बन गया। वे नहीं जानते थे कि रास्ता कितना लंबा है, कितना खतरनाक, लेकिन अब उन्होंने बैठकर इंतजार करना छोड़ दिया था। अब उनका लक्ष्य था चलना, जिंदा रहना और उम्मीद को नाम देना। दुर्घटना को ठीक 2 महीने हो चुके थे। बर्फ अब भी हर ओर फैली थी, लेकिन अब वो केवल एक मौसम नहीं थी, बल्कि एक कैद थी जो उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। और तभी फर्नांडो पराडो और रॉबर्टो कैंसा ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसे लेने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि जान की बाजी लगानी पड़ती है। अगर हम यहीं रुके रहे तो धीरे धीरे सब मरेंगे, लेकिन अगर हम निकल पड़े तो शायद कोई रास्ता, कोई इंसान, कोई चमत्कार हमारा इंतजार कर रहा हो। उनके पास ना कोई ट्रेनिंग थी, ना पर्वतारोहण का अनुभव, ना संसाधन, ना रास्ता, ना नक्शा। बस एक चीज थी, इच्छा। जिंदा रहने की नहीं, बल्कि दूसरों को बचाने की। बाकी बचे साथियों ने अपने पास का सारा सामान दे दिया। 18 वर्षीय कार्लोस ने अपने हाथ से एक स्लीपिंग बैग सिल दिया, विमान की सीटों से निकाले गए कवर और कपास से भरा हुआ। यह बैग उस ठंड के विरुद्ध एक छोटी सी ढाल बन गया। उन्होंने जितने कपड़े मिल सके पहन लिए और 12 दिसंबर 1972 को पराडो, कैंसा और एंटोनियो विजेंट बर्फीली दीवारों के बीच जीवन की तलाश में निकल पड़े। बर्फ में चलना ऐसा था जैसे कोई हर कदम पर पूरी जान दे रहा हो। हवा इतनी पतली थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पैर धंसते, शरीर लड़खड़ाता, लेकिन मन चलते रहने को कहता। रात में सर्दी इतनी तेज थी कि हर अंग चुभता लगता, लेकिन उनके पास एक मंत्र था, थक सकते हैं लेकिन रुक नहीं सकते। तीसरे दिन भोजन लगभग खत्म हो चुका था। तब उन्होंने निर्णय लिया, विजेंट लौट जाएगा ताकि कम से कम 2 लोगों के पास खाना बच सके। अब सिर्फ पराडो और कैंसा बचे थे। 2 इंसान, 2 भूखे, ठंड से कांपते शरीर, लेकिन 2 संकल्पित आत्माएं। 7 दिन बीत गए और फिर 20 दिसंबर को जब उन्होंने एक ऊंची चोटी पार की तो वहां से देखा एक सपना। नीचे फैली थी एक हरी भरी घाटी, झरने, पेड़ और वो सब कुछ जो 2 महीनों से उनकी आंखों ने नहीं देखा था। उनकी आंखें भर आईं। ये नज़ारा सिर्फ सुंदर नहीं था, ये जीवन था। ये संदेश था कि दुनिया अब भी वहां है। उन्हें यकीन हो गया, घाटी के उस पार लोग होंगे, मदद होगी और हमारे साथी अब बच सकते हैं। उनके शरीर अब जवाब दे चुके थे, लेकिन मन ने हथियार नहीं डाले। भूख, बर्फ, थकान, सब अब पीछे रह गए थे। 20 दिसंबर की शाम फर्नांडो पैराडो और रॉबर्टो कानेसा एक गहरी घाटी में उतर चुके थे। अचानक उनकी नजर एक खुली जगह पर पड़ी जहां गायों का झुंड चर रहा था। ये नजारा उनकी आंखों में आशा की चमक ले आया, क्योंकि इसका मतलब था कि आसपास इंसान भी मौजूद होंगे। 21 दिसंबर की सुबह जब वे दोनों नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर नदी के दूसरी ओर से आ रहा है। वे खुशी से चिल्लाने लगे और हाथ हिलाकर उसका ध्यान खींचने लगे। वह व्यक्ति एक स्थानीय चरवाहा था। उसका नाम था सर्ज कैटालन। उसने उन्हें तो देखा,
पर नदी के तेज बहाव और शोर के कारण उनकी आवाजें सुन नहीं सका। उसने इशारों से समझाया कि वो अगली सुबह लौटेगा। अगले दिन अपने वादे के अनुसार सर्ज वापस आया। इस बार वह एक कागज और पेन साथ लाया था। उसने कागज को एक पत्थर से बांधा और नदी पार फेंक दिया। पेराडो और कनेसा ने तुरंत उस पर एक संदेश लिखा। हम वह यात्री हैं जो पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त विमान से बचे हैं। हमारे साथ 14 अन्य लोग भी जीवित हैं। हमें तुरंत मदद की जरूरत है। उन्होंने वह संदेश वापस सर्ज की ओर फेंक दिया। जैसे ही सर्ज ने वह पढ़ा, उसने स्थिति की गंभीरता को समझा और फौरन नजदीकी कस्बे की ओर दौड़ पड़ा ताकि अधिकारियों को सूचित कर सके। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उरुग्वे और चिली में जैसे ही लोगों को यह पता चला कि फ्लाई 571 के कुछ यात्री जिंदा हैं, हर ओर एक चमत्कार जैसी भावना फैल गई। 22 दिसंबर की सुबह 2 हेलीकॉप्टर राहत सामग्री और चिकित्सा दल के साथ उड़ान भरने को तैयार थे। पेराडो ने जिद की कि वह स्वयं बचाव दल के साथ जाएगा ताकि उन्हें दुर्घटना स्थल तक पहुंचा सके। जब हेलीकॉप्टर मलबे के पास पहुंचे तो बचे हुए लोगों ने ऊपर देखा और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार मदद आ गई। हेलीकॉप्टर की आवाज उन्हें किसी चमत्कार जैसी लगी। वे एक दूसरे से गले मिले, मुस्कुराए और इस एहसास में डूबे रहे कि अब उनका संघर्ष समाप्त होने जा रहा है। कुल 45 यात्रियों में से केवल 16 ही ऐसे थे जो 72 दिनों के लंबे, थका देने वाले संघर्ष के बाद जिंदा लौट पाए। जब बचाव के हेलीकॉप्टर एंडीज की बर्फीली चोटियों के ऊपर से उड़ान भर रहे थे, तो सभी बचे हुए यात्री खामोशी से खिड़की से बाहर झांक रहे थे। उनके दिल में उन भीषण दिनों की यादें थीं, दर्द, डर और टूटन की, लेकिन साथ ही एक गहरी कृतज्ञता भी थी कि वे आज जिंदा हैं। सैंटियागो पहुंचते ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर और नर्सें तुरंत हरकत में आ गईं। उनका इलाज शुरू हुआ क्योंकि ठंड, भूख, ऊंचाई की बीमारी और कुपोषण ने उन्हें शारीरिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया था। हर किसी का वजन बहुत घट चुका था और उनके शरीर उनकी तकलीफों की गवाही दे रहे थे। जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में फैली, फ्लाइट 571 की कहानी हर किसी के लिए एक चौंका देने वाला चमत्कार बन गई। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सहनशीलता, भाईचारे और साहस की मिसाल थी। हालांकि उनकी बहादुरी की सराहना की गई, लेकिन जीवित रहने के लिए उठाए गए उस कठिन निर्णय पर भी बहुत चर्चा हुई, अपने मृत साथियों के शरीर को भोजन के रूप में इस्तेमाल करना। ये कदम जरूरी था और बचे हुए लोगों ने इसे पूरे सम्मान और ईमानदारी के साथ स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ये उनके साथियों का बलिदान था जिसने उन्हें जिंदा रखा। इस घटना को मिराकल ऑफ द एंडीज यानी एंडीज का चमत्कार कहा गया। ये उन लोगों की कहानी बन गई जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। फर्नांडो पाराडो और रॉबर्टो कनेसांग के अद्वितीय साहस ने उन्हें प्रेरणा का प्रतीक बना दिया। उन्होंने ये कहानी दुनिया से साझा की ताकि उन सभी को श्रद्धांजलि दी जा सके जिन्होंने अपनी जान गंवाई। समय के साथ बचे हुए यात्री फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौटे, लेकिन वो 72 दिन और उनका हर लम्हा उनकी आत्मा में हमेशा के लिए कुर गया। किसी ने अपनी कहानी सबके सामने रखी, तो किसी ने उन्हें अपने दिल में संजोए रखा। हर नया दिन उनके लिए अब एक तोहफे जैसा था। वे जानते थे कि जिंदगी क्या होती है और उसके हर पल को कैसे जिया जाता है। ये सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की जीत की कहानी है।